हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ऑल्दो ये बीच में थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी, अब इसको दोबारा रिज्यूम किया गया है। इस सीरीज के लगभग 10-12 लेक्चर ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। तो जो भी बच्चे सिविक्स में इंटरेस्टेड है, पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्टेड है, जिनको कुछ भी नहीं आता, तो वो जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स हैं हमारे, तो प्लेलिस्ट है इसमें, और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर प्लेलिस्ट। तो पॉलिटिकल साइंस के सारे लेक्चर्स देखें ताकि आप पॉलिटिकल साइंस में बेस मजबूत हो सके आपका। ठीक है, तो बेस को मजबूत करने के लिए ही ये सीरीज चलाई जा रही है, बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। और इसी सीरीज के तहत आज हम एक टॉपिक ले रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी लेक्चर आएगा, फिलहाल हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी जब आप क्लास 10th की सिविक्स पढ़ते हो, क्लास 11th की सिविक्स पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो। क्योंकि जब हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स पढ़ते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ो, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ो, फेडरल सिस्टम पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, हर जगह पर आपको एक वर्ड जरूर सुनाई दिया होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है क्या, इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। कहाँ पर ले चलता हूँ? बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। बैकग्राउंड में मतलब इसमें मैं कई सारी चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरा क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। बैकग्राउंड में चलते हैं, चलो। तो आपको पता है अपना भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, आपको पता होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भारतीय संविधान है, ये हमारा इनेक्ट हुआ था 26 नवंबर 1949। और ये पूरी तरह से क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट पूरे भारत देश में जो लागू हुआ था, इफेक्टिव हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 में। और तब से ही 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे। और 26 नवंबर को ये बन के तैयार हुआ था, उस दिन हम बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे। अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 395 आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल हुआ करते थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ठीक है, अब बना हमारा 1950 में, 1949-1950 में बना था। आज से 70 साल हो गए, 70 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक फीचर ऐसा डाला गया कि मान लो फ्यूचर में ये आर्टिकल है, बहुत सारे आर्टिकल आपने सुने भी होंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आर्टिकल, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 352 इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। आर्टिकल 356 इसमें कहा गया है प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं या स्टेट इमरजेंसी। आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम से संबंधित है। ऐसे करके घने सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, 395 आर्टिकल्स हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें कही गई हैं अलग अलग आर्टिकल में। तो जब संविधान हमारा बना था उस समय हमारे आर्टिकल्स की संख्या कितनी थी? आर्टिकल की संख्या थी 395 ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इसमें एक प्रोविजन ये रखा गया कि फ्यूचर में आपको पता है परिस्थितियां चेंज होती हैं, समय चेंज होता है। तो पहले जो आर्टिकल्स बनाए गए थे, पहले जो प्रोविजंस बनाए गए थे, हो सकता है समय के साथ साथ उनमें चेंज करना पड़े। ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने वाले फ्रेमर्स थे, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये चीज़ ध्यान में रखी गई कि फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा रखा जाए ताकि ज़रूरत पड़े, ध्यान देना, ज़रूरत पड़े तो उसमें चेंज किए जा सकें, ज़रूरत पड़े तो उसमें मॉडिफाई किया जा सके, और ज़रूरत पड़े कुछ एक्ट ऐसे हो जाते हैं, कुछ, या फिर हम कह सकते हैं कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत ही ना पड़े तो उनको रिपील कर दो, हटा दो, डिलीट कर सको। तो ये चीज़ का प्रोविज़न रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे में सुधार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सुधार कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं संशोधन कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संशोधन करने की ज़रूरत टाइम के हिसाब से होती है। ठीक है, कई सारी चीज़ों में हमें संशोधन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल बताता हूँ कि पहले हमारी जो वोटिंग की एज थी, वोट डालने की जो एज हुआ करती थी, वोटिंग की जो एज हुआ करती थी, वो हुआ करती थी 21 ईयर्स। जो भी व्यक्ति 21 ईयर्स का हुआ करता था, जिसका इलेक्टोरल रोल या मतदाता सूची में नाम है, वो क्या कर सकता था? वोट डाल सकता था। समय के साथ ऐसी ज़रूरत
महसूस की गई तो वोटिंग की एज को घटा के कितना कर दिया, 18 साल कर दिया। ठीक है, तो हो गया अमेंडमेंट, हुआ नहीं हुआ? तो ये समय के साथ साथ चेंज हुआ। तो ऐसे करके मतलब जब जब जरूरत पड़ती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं। अभी आज की डेट में 100 से ज़्यादा बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा चुका है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कई बार अमेंड कर दिया है और फ्यूचर में अमेंड होता रहेगा। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है? लिविंग डॉक्यूमेंट है, जो मतलब एक जैसा नहीं रहता, हमेशा समय के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, जो कि इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा ना, मोबाइल्स आते हैं, मोबाइल्स में हर 15-20 दिन में कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। या फिर जब नए नए मोबाइल आ रहे हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक कैमरा बढ़ा देंगे, एक कैमरा कम कर देंगे, या बॉडी उसकी चेंज कर देंगे, स्क्रीन चेंज कर देंगे। तो मोबाइल तो वही रहता है, मगर थोड़े बहुत सुधार करते हैं और नए वर्जन से निकाल देते हैं। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या होता रहता है, समय के साथ साथ हमारी नीड्स के साथ साथ चेंजेज करते रहते हैं। उन्हीं चेंजेज को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अच्छा, अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले एक चीज़ समझ लो, ठीक है? ये तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा कि कब लागू हुआ, कितने आर्टिकल थे, ये बात होगी। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से संबंधित जो आर्टिकल है वो है हमारा आर्टिकल 368। ध्यान देना, संविधान में एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 368, और आर्टिकल 368 में बताया गया है किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये चीज़ हमने कहाँ से ली, ये चीज़ हमने सीखी है कहाँ से? इस चीज़ को हमने लिया साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया? साउथ अफ्रीका से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर। तो आपको पता है ना, हमने हमारा जो संविधान है कई देशों से हमने इसको क्या किया है, बोरो किया है। तो ये जो प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, ये प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 368। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में आता है। किस में आता है? पार्ट 20 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो सीधा संबंधित है किससे? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मतलब संशोधन, अमेंड का मतलब क्या है? संशोधन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जो पावर है वो किसके पास है? वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान के पास है। किसके पास है? भारतीय संविधान। तो अमेंड करने की जो पावर है, अमेंड करने की जो पावर है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकती है। और किसके पास नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकती। ओनली कौन अमेंड करेगा? पार्लियामेंट ही अमेंड करेगी। मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करना है तो सुधार करने के लिए जो बिल लाया जाएगा वो कहाँ पर लाया जाएगा? पार्लियामेंट में लाया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कर सकते भाई साहब। ठीक है, जो शुरुआत की जाएगी, इनिशिएशन जो किया जाएगा वो पार्लियामेंट से किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती। यहाँ पर थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है। ठीक है, ओके। तो ये रही बेसिक बात। अब मैंने आपको बताया था लॉ मेकिंग प्रोसीजर, आपने प्रीवियस वीडियोज में देखा होगा कैसे हमारे यहाँ पर लॉ बनाया जाता है, कैसे एक्ट बनाए जाते हैं, वो मैं समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है जैसे हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर पढ़ा था। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, रिसेंटली आपने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर पहले आपका स्टेट हुआ करता था, उसको बाइफरकेट कर दिया, दो भागों में विभाजित कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो उसके लिए भी क्या किया गया था? अमेंडमेंट किया गया, या फिर एक एक्ट लाए, सरकार क्या लेके आई थी? एक्ट लेके आई थी। तो उसके लिए बिल आया, फिर एक्ट बना। ऐसे ही सुधार भी किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे मान लो क्या कहते हैं, वोटिंग वाला मैंने बताया था अभी, जैसे पहले वोटिंग की एज हुआ करती थी 21, उसको घटा के कितना कर दिया? 18। अब मान लो फ्यूचर में कुछ और चेंजेज करें, जैसे अभी बता रहे हैं शादी की जो एज है उसमें भी चेंजेज करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एग्जिस्टिंग आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी एग्जिस्टिंग आर्टिकल है उसमें अगर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए पहले एक बिल लाना पड़ेगा।
और बिल को फिर जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है उसी प्रकार से पास कराना पड़ेगा। तो एक चीज़ और ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकते हैं, एक तो इसमें चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या इसको हम बोलते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और पुरानी चीज़ों को हटा भी सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान। अब मान लो कोई आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अमेंड करने के लिए एक बिल तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए बिल तैयार करना पड़ेगा। ये जो बिल है इसको तैयार करेगी गवर्नमेंट। कौन तैयार करेगी, गवर्नमेंट भी तैयार कर सकती है, ठीक है, या प्राइवेट। एक्चुअली अब मैं ज़्यादा डेप्थ में जा नहीं रहा हूँ, फिलहाल तो भी सिंपल सा समझो आप, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में भी फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो गवर्नमेंट मान लो बिल तैयार कर रही है, या जो भी पार्लियामेंट के मेंबर है, पार्लियामेंट के मेंबर, या मैं क्या लिख सकता हूँ, पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या तैयार कर दिया, पार्लियामेंट का मेंबर, उसने तैयार कर दिया एक बिल। और बिल कौन सा है, इसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तैयार कर दिया, ठीक है। जिस साल तैयार किया जा रहा है, अब मान लो 2020 लिख दिया, 2020 में तैयार किया है तो 2020 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तैयार कर दिया। और बिल क्या होता है, मैंने बताया था, ये कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रोविजंस लिखे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं, ठीक है। बिल क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रपोजल है, जिसमें मतलब जो प्रोविजंस होते हैं कानून के वो इसमें लिखे हुए होते हैं। अब खास बात समझना यहाँ पे, इस बिल को भेजा जाएगा पार्लियामेंट में। कहाँ भेजा जाएगा, इस बिल को भेजा जाएगा आपके पार्लियामेंट में भेजा जाएगा, मतलब हमारी संसद में भेजा जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आज़ादी है कि इस बिल को आप चाहो तो पहले लोकसभा में ले जा सकते हो, आप चाहो तो इसको लोकसभा में ले जा सकते हो, या आप चाहो तो इसको राज्यसभा में ले जा सकते हो। कहाँ पे ले जा सकते हो, राज्यसभा में भी ले जा सकते हो। मतलब बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोई वो नहीं है, यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि एक ही हाउस में ले जाएं। जनरली आपने सुना होगा ना, जो मनी बिल्स होते हैं, मनी बिल्स को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है सबसे पहले, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है, और परमिशन भी लेनी पड़ती है, प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। किसकी परमिशन लेनी पड़ती है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ती है इन केस ऑफ मनी बिल। मगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो इसको किसी भी हाउस में क्या किया जा सकता है, इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई वो नहीं है, ठीक है, कंपल्सन नहीं है कि एक ही में करना है। आप चाहो तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, या आप चाहो तो राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, किसी भी हाउस में। सपोज लोकसभा में गया तो लोकसभा में पास होने के बाद इसको भेजा जाएगा कहाँ पे, राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में आया है तो उसको पास होने के बाद लोकसभा में भेजा जाएगा। जब दोनों हाउसेस, ध्यान दो, जब दोनों हाउसेस में से ये बिल पास हो जाएगा तो इसको भेजा जाएगा हमारे माननीय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके पास भेजा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोकसभा में पास हो जाता है मगर राज्यसभा में पास नहीं होता है, लोकसभा में पास हो जाता है राज्यसभा में नहीं होता है, या राज्यसभा में पास हो जाए तो लोकसभा में नहीं होता है। तो एक हमारी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो दोनों हाउसेस की जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। जॉइंट सिटिंग का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बुला सकते हैं, ताकि इनके बीच में जो डेडलॉक उत्पन्न हो गया है, ये कह रहे हम नहीं करेंगे, ये कह रहे हम कर रहे हैं, या ये कह रहे हम करेंगे, ये कह रहे हम नहीं कर रहे, मतलब एक हाउस राजी नहीं है बिल को पास करने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मामले में नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग बुलाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के मामले में, ठीक है। जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। तो प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर मान लो डेडलॉक है तो जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के मामले में। और देखो, अब दोबारा मैं बता रहा हूँ, बिल आया, पार्लियामेंट में गया, लोकसभा में पास, राज्यसभा में पास, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने अपनी असेंट दे दी, असेंट मतलब अपनी अप्रूवल दे दी, साइन कर दिया, उसके बाद ये बिल बन जाएगा एक्ट। क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चीज़ यहाँ से इरेज कर रहा हूँ,
यहाँ से थोड़ी सी चीज़ मैं रेज कर रहा हूँ, आप इनको नोट डाउन कर लेना, पॉज करके या बैक करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ मैं और लिख रहा हूँ फिलहाल। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कई प्रकार से, अब ऐसा नहीं है कि आप सीधा सीधा बिल लेके आए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पार्लियामेंट में गए और पास हो गया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इतना आसान भी नहीं है कि आसानी से इसको अमेंड किया जा सके, और इतना दुर्लभ भी नहीं है कि किया भी ना जा सके। तो मैं यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूँ। दो कॉन्सेप्ट कौन कौन से बताता हूँ, यहाँ से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप लिख लेना इसको। अब सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं रह सकती, थोड़ा बढ़ाते हैं चीज़ों को। देखो ये तो मैं यहीं लिख देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में। अच्छा, अब जो हमारे संविधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, किसके आधार पर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के प्रोसीजर के आधार पर। एक संविधान होता है हमारा फ्लेक्सिबल, और एक संविधान होता है हमारा रिजिड। कैसा होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। चलो आज आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी थोड़ा समझोगे। और एक होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है, ठीक है। और एक होता है इन दोनों का मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा होगा, जहाँ पे दोनों के गुण पाए जाए, फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाए और रिजिडिटी भी पाई जाए। क्या पाई जाए, रिजिडिटी भी पाई जाए, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा दो प्रकार का, फ्लेक्सिबल और रिजिड। ध्यान देना, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसको ईजिली क्या किया जा सके, ईजिली अमेंड किया जा सके। ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको आसानी से अमेंड कर सकें, जिसको अमेंड करने का जो प्रोसीजर है बहुत सिंपल है, सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकें, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो बता देना ब्रिटेन। क्या है, ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको आसानी से, ध्यान रखना, कांट बी अमेंडेड, कांट बी अमेंडेड ईजिली, जिसको आसानी से क्या नहीं किया जा सके, अमेंड नहीं किया जा सके। या हम कह सकते हैं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको अमेंड करने का प्रोसीजर बहुत टफ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड ना किया जा सके, उस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और रिजिड का एग्जांपल है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, आसानी से उसके प्रोविजंस को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो भारत अपना बहुत चालाक है भाई, इंडिया हमेशा ही चालाक रहा है और चालाक होना भी चाहिए। हमने दोनों फीचर अपनाए, हमने कहा कि हम रिजिड भी रखेंगे और हम फ्लेक्सिबल भी रखेंगे, ठीक है। तो इसी आधार पर अपना कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अमेंड करने के लिए, ध्यान देना, अमेंड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो भाग हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखना, तीन चीज़ें हमारे पास, तीन प्रकार से हम अमेंड करते हैं, या तीन प्रकार से अमेंड होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ज़्यादातर भाग हैं उनको मैं बोल रहा हूँ मोस्ट ऑफ द सेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो भाग हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाते हैं। कैसे पास हो जाते हैं, सिंपल मेजोरिटी मतलब 50% से ज़्यादा, थोड़ा सिंपल मेजोरिटी से उनको अमेंड किया जा सकता है। ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के ज़्यादातर जो भाग हैं उनको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। सम सेक्शंस, कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कैसी मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मतलब 2/3, कितनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए कुछ सेक्शंस को अमेंड करने के लिए। और कुछ स्पेसिफिक सेक्शन ऐसे हैं, ध्यान देना, कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस ऐसे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हैं, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों का इंटरेस्ट हर्ट होता है। ध्यान देना, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भाग ऐसे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं। फेडरल मतलब सेंट्रल और स्टेट से संबंधित हैं, सेंट्रल स्टेट की पावर से संबंधित हैं, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित हैं। तो उनको अमेंड करने के लिए बहुत ही टफ प्रोसीजर है। क्या टफ प्रोसीजर है, इसके लिए एक तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में,
कैसी मेजोरिटी चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए कहाँ पे? पार्लियामेंट में। अगर ऐसा कोई बिल लेके आ रहे हो जो इस पे फेडरल स्ट्रक्चर से डील करता है, बेसिक स्ट्रक्चर से डील करता है, उसको आपको अमेंड करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। मतलब ध्यान देना, ऐसे जो बिल होते हैं जो स्पेशल स्ट्रक्चर से डील करते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से डील करते हैं, उसको अगर पास कराना है, ऐसे भाग हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो फेडरल स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर से डील कर रहे हैं, उसमें अगर कुछ सुधार करना है तो उसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आएगा पहले पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर से वो क्या होगा? पास होगा। मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ से भी इसको पास कराना पड़ेगा, तब जाके उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना पड़ेगा और तब जाके वो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक्ट बनेगा। जैसे जीएसटी वाला आया था, आपने देखा होगा जीएसटी एक्ट जो बना है, तो जीएसटी बिल पहले पार्लियामेंट में पास हुआ था, फिर आधे स्टेट्स की लेजिस्लेचर ने उसको पास किया, तब जाके वो प्रेसिडेंट के पास गया और फिर जब जाके उसको मोहर लगी किसकी? एक्ट की। समझ रहे हो? तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ भाग तो ऐसे, ज़्यादातर भागों तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम आसानी से सिंपल मेजोरिटी से पास करा सकते हैं और उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। कुछ भाग ऐसे हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए हाउस की, और कुछ वेरी स्पेसिफिक सेक्शंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको अमेंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी चाहिए, साथ ही साथ में आधे स्टेट्स का क्या चाहिए? हमें हाफ ऑफ द स्टेट्स की कंसेंट चाहिए, लेजिस्लेचर की कंसेंट चाहिए। ऐसे करके हम अमेंड कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पूरी की पूरी कहानी। एक बार मैं पुनः सारी चीज़ें एक बार फिर बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो हमने प्रेरणा है, सीख है, या ये चीज़ हमने जो सीखी वो कहाँ से सीखी? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। इसके बारे में आर्टिकल 368 में पार्ट 20 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही जो भारत की पार्लियामेंट है वही क्या कर सकती है? अमेंड कर सकती है। स्टेट गवर्नमेंट इसको नहीं कर सकती। हाँ, इनमें हेल्प जरूर करती है मगर अमेंड खुद नहीं कर सकती। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए जो बिल है वो कहाँ पे लाया जाएगा? पहले पार्लियामेंट में लाया जाएगा। पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, आइदर ऑफ द हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इन केस ऑफ डेडलॉक, अगर डेडलॉक उत्पन्न हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा में से कोई एक हाउस पास नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुला सकते। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के बारे में। ये आपको कहाँ पे काम आएगी? नंबर 1, आप 10th में हो या 11th में या 12th में पार्लियामेंट की जब पावर्स पढ़ोगे, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, वहाँ पर आपको हेल्प करेगी। पावर्स ऑफ पार्लियामेंट में आता है पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर। लोकसभा की पावर्स में आएगा, राज्यसभा की पावर्स में आएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और बेसिकली जगह जगह पर जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो वो अमेंडमेंट बार बार आएगा, तो वो वहाँ पर आपको क्लिक हो जाएगा कि यार अमेंडमेंट का मतलब क्या है और क्या प्रोसीजर होता है। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और बहुत सारी जगह पर ये हेल्प भी करेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।